अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और बच्चों, आज से जो है हम वीडियो लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर है दैट इज ए सेलुलर लाइफ। अच्छा जी, ए सेलुलर लाइफ। अब हमने तो ये पढ़ा था कि सेलुलर लाइफ जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी लाइफ अराइज एट द लेवल ऑफ सेल। बट ए सेलुलर लाइफ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम वायरसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज यू नो, देयर इज अ डिबेट इन वायरसेस कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि वायरस जो है सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। अब जो है हम इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, वो तमाम टॉपिक्स जो हमारे कोर्स में गिवन है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारा टॉपिक है दैट इज वायरस डिस्कवरी। पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि वायरस है क्या। देखो, वायरस बहुत छोटे एंटिटीज़ हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले नज़र नहीं आ सकते थे। यानी वायरस को सबसे पहले जो देखा गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद देखा गया था। अच्छा, अब इससे पहले जो था कोई भी ऐसी डिजीज जो कि वायरस की वजह से होती थी, तो उसका कॉज पता नहीं लग पाता था। तो हुआ ये था कि लोगों ने उसका नाम दे दिया था वायरस। सही है, वायरस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज वेनम, और जिसका मतलब होता है पॉइजन। अच्छा, जरा सा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी को ट्रेस करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। सबसे पहले सबसे पहले वायरस के बारे में यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स चैम्बरलेन। चार्ल्स चैम्बरलेन ने क्या किया था इन 1884 उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि रेबीज के जो कॉजेटिव एजेंट है, रेबीज वायरस जो कि स्पेसिफिकली जो है मैमल्स में होता है और पर्टिकुलरली जो है डॉग्स में होता है। अच्छा जी, तो उनके रेबीज के जो कॉजेटिव एजेंट है, अब आपको पता है रेबीज एक वायरस का नाम है, तो उसके कॉजेटिव एजेंट को जो है पोर्सलिन फिल्टर में से पास किया। पोर्सलिन फिल्टर ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया से फ्री करना चाहते हैं, तो हम उसको पोर्सलिन फिल्टर में से पास करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो उधर ही रह जाएगा और वो फिल्टर जो होगा वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाएगा। ये पोर्सलिन फिल्टर जो है ना, अक्सर हम इंडस्ट्रीज में और फास्ट फूड इंडस्ट्री में और डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं, जहाँ पे हमें बैक्टीरिया की फिल्ट्रेशन, यहाँ पे स्टेरलाइजेशन जो है, स्टेरलाइज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट के ज़रिए से या फिर क्या कहते हैं, अल्ट्रा हीट के ज़रिए से स्टेरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पार्टिकल जो हो जाएंगे, फूड पार्टिकल हो या कोई मेडिसिन हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, इन पोर्सलिन में से पास आउट करते हैं, जिससे होता है कि बैक्टीरिया से वो फिल्टर हो जाता है। तो पोर्सलिन ऐसे फिल्टर है जिनका जिनका कोर साइज जो होता है वो 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर के करीब होता है। सही है, इस रेंज में होता है। अब बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा होता है तो बैक्टीरिया इसमें से पास नहीं हो पाता। तो उस वक्त जो था, एट दैट टाइम ये समझा जाता था कि बैक्टीरिया ही सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो हुआ ये कि उसने डॉग का सलाइवा लिया, सलाइवा लेने के बाद उसको फिल्टर में से पास करवाया। फिल्टर में से पास करवाया तो अब लगा कि भाई अब ये सलाइवा जो है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब जब उसको उसने डॉग में इंजेक्ट किया तो उस डॉग को भी रेबीज हो गया। तो अब यहाँ पर ये शॉकिंग बात थी कि भाई जब पोर्सलिन फिल्टर में से सारा बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, तो अब इसको कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट के 8 साल के बाद एक और साइंटिस्ट था, एवानॉस्की, जिसने इन 1892 उसने भी यही एक काम किया था टोबैको मोजाइक डिजीज के अंदर। टोबैको मोजाइक डिजीज के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं टोबैको प्लांट के, उनमें कलरफुल पैचेस अपीयर हो जाते हैं, और ये बीमारी जो है ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है। लेकिन उस वक्त पता नहीं था, तो उसने क्या किया था, ऐसा लगता था कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। सही है, उस वक्त ये कंसीडर किया जाता था कि ये जो टोबैको मोजाइक डिजीज है ये किसकी वजह से हुआ है, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो उसने क्या किया, एक टोबैको मोजाइक इन्फेक्टेड लीफ लिया, यानी एक प्लांट का लीफ लिया जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन मौजूद था। तो उसके लीफ का जूस बनाया। जूस बनाने के बाद क्या किया, उसने उसको पोर्सलिन से पास किया। पोर्सलिन से पास किया क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि ये क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पोर्सलिन से पास किया। पास करने के बाद जो फिल्टर्ड जूस था उसको एक फ्रेश टोबैको प्लांट के सामने एक्सपोज कर दिया। तो उसके हिसाब से तो फ्रेश प्लांट में
डिजीज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये बैक्टीरियल डिजीज है तो फ्रेश प्लांट में ये डिजीज होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बैक्टीरिया तो हो चुका फिल्टर आउट। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ ये कि जो हेल्दी लीव्स के अंदर जिसने ये उस जूस को एक्सपोज किया था, उस हेल्दी लीव में भी कलरफुल पैचेस अपेयर होना शुरू हो गए, यानी उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी टोबैको मोजाइक डिजीज हो गई। तो फिर उसके बाद जो है ये बताया गया कि भाई ये जो कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो कि इस फिल्टर में से भी पास हो जाती हैं, तो फिर उनका नाम रखा गया था वायरस, और उनको कहा जाता था फिल्टरेबल वायरस। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम वायरस को देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद, और फिर उस वक्त इन 1935 के बाद जो है WM स्टैनली ने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। और वो कौन सा वायरस था? वो वायरस था TMV। वायरस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जबकि ये लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सही। अच्छा जी, उसके बाद क्या था? द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। कि यानी अगर हम वायरस की स्टडी कर रहे हैं, सही है, वायरस अब तो बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेन, हमें बहुत सारे वायरस का पता लग चुका है, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं दैट इज द वायरोलॉजी। अच्छा, अब उसके बाद हम जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, वायरस जो है, वायरस के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसको ये लगता है कि हमें ये लगता है कि ये वायरस लिविंग है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि ये नॉन लिविंग है। वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट वेराइटीज एंड स्ट्रेन्स, यानी वायरस की जो है डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, स्ट्रेन्स होती हैं। यानी जैसे आपको पता है रिसेंटली आप अगर आप एक एग्जांपल ले लो कोविड की, तो कोविड के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। हम कहते हैं ना कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोविड क्या टाइम टू टाइम आ रहा है कुछ पॉपुलेशन अभी? इसका मतलब ये होता है कि पहली स्ट्रेन आई, फिर उसके बाद जो है कोविड अपने आप को अपडेट कर लेता है। एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, अपने आप को हर साल में अपडेट करता रहता है। तो इसकी पूरी बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, हर 2 साल के बाद वायरस की वैक्सीन को भी अपडेट कर देती है। जैसा उसका स्ट्रेन बनता है उसी के हिसाब से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी होती है। अगर आपने कभी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाई हो तो वो मैक्सिमम जो है कुछ 1 साल तक वैलिड होती है। सही, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से अपडेशन होती रहती है। वायरस का स्ट्रेन जो होता है उसमें चेंजेस आता रहता है, क्योंकि तेजी से म्यूटेशन हो सकती है वायरस में। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आपने एक बहुत ये वैक्सीन के हवाले से, कोविड की वैक्सीन के हवाले से एक बड़ी अफवाह ये सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट है मॉन्टैगनर, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। उसने ये बात कही है कि जिसने वैक्सीन लगाई है वो जो है 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो दैट इज एक्चुअल में उसने ये बात कही नहीं थी, उसकी बात को बहुत ज्यादा फैब्रिकेट करके हम तक पहुंचाया गया था। तो हुआ क्या था, ये इसी चीज से रिलेटेड है, इसी स्ट्रेन से रिलेटेड है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ कुछ ये था कि अगर आप उसके पूरे इंटरव्यू को सुनो या उसके पूरे इंटरव्यू को पढ़ लो जाके, दैट इज अराउंड 2 आवर्स इंटरव्यू। तो अब जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन जब लगा रहे हैं, सही है, जैसे उसने वुहान की एग्जाम्पल दी थी, वुहान में सबसे पहले अपेयर हुआ था ये वायरस। तो उसने कहा कि भाई वहाँ के लोग तो इम्यून हो गए थे, बट फिर उसके बाद वहाँ पे री इन्फेक्शन हो गया। जब वहाँ के लोग इम्यून हो गए थे तो फिर री इन्फेक्शन कैसे हुआ? तो उसने बताया कि भाई ये वायरस जो है ये टिकता नहीं है, ये अपने आप को अपडेट करता रहता है, इसकी नई स्ट्रेन आती रहती है। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी इसकी नई स्ट्रेन भी आती जाएगी। तो उसने बोला कि भाई होगा ये कि अगर आप सबको वैक्सीनेट कर रहे हो, सही, उसने अपनी हाइपोथेटिकल बात कही थी, उसने ये बात कही थी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसने अपनी हाइपोथेटिकल बात में कहा था कि भाई अगर वायरस सबको वैक्सीनेट कर दिया गया तो होगा ये कि विद इन 2 ईयर्स कुछ ऐसे स्ट्रेन भी आ जाएंगे, सही है, जो कि इससे भी ज्यादा डेडलीस्ट हो सकते हैं। सही है। तो उस वक्त फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन वैक्सीनेटेड नहीं है। न्यू स्ट्रेन जो है वो सबको ही डैमेज करेगा और सब किसी के लिए भी वो डेडलीस्ट हो सकता है। सही है। तो ये बात बताई गई थी जो कि हम तक फैब्रिकेट होकर किस तरीके से पहुंची है। अच्छा जी, खैर ये तो हमने बात कर ली कि वायरस के जो है डिफरेंट स्ट्रेन हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट DNA और RNA। यानी जो है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का होना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वायरस के अंदर भी मौजूद है। सही है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और ये डीएनए और आरएनए ना सिर्फ वायरस में प्रेजेंट होता है बल्कि म्यूटेट भी हो सकता है, और इसी म्यूटेशन की वजह से न्यू स्ट्रेन जनरेट हो जाती है। सही है, क्योंकि हमारी बॉडी में होता है ना कि म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन होने के बाद जो है कोई बीमारी हो सकती है ज्यादातर।
कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वायरस में तो ऐसा नहीं होगा। वायरस में म्यूटेशन होगी तो स्ट्रेन ही चेंज हो जाएगा, नया वायरस आ जाएगा। सही है। दे रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, यानी इस ये जिसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, जो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी तादाद बढ़ाना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। अब होता क्या है, नन लिविंग कभी अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकता। ये एक मार्कर है मेरे पास। मैं अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2 हो जाए, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज अ नन लिविंग सब्सटेंस। इन द सेम वे कोई भी नन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो वायरस जो है रेप्लिकेट हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी। यानी अगर वायरस होस्ट सेल के बाहर है तो तो रेप्लिकेट नहीं होगा, लेकिन होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके ही वो रेप्लिकेट हो सकता है। सही है, दैट्स द कंडीशन। दे इन्फेक्ट देयर होस्ट एंड कॉज डिजीज, यानी ये जो है जिस तरह से दूसरे पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, इसी तरह से ये भी इन्फेक्ट करता है और क्या करता है, और डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से हमारे पास इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। नॉन लिविंग में सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहला जो पंच आके लगता है लिविंग के ऊपर, वो ये है कि ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ए सेलुलर का मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट। सही है, ये ए सेलुलर ये नॉन सेलुलर एक ही बात है। तो इसका मतलब ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेल का बना हुआ नहीं होता। और हम अब तक यही पढ़ते हुए हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल। बट ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है ये, तो हम इसको लिविंग कैसे माने। सही है। फिर उसके बाद जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। कोई भी चीज, बैक्टीरिया का क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हम। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हम, लेकिन ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। और बाहर लिविंग और सेल के बाहर जो होता है ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, प्रिजर्व हो जाता है। अच्छा, इनर्ट होता है आउटसाइड दी होस्ट, यानी होस्ट के बाहर है तो बिल्कुल इनर्ट है, यानी ये उस वक्त एक्टिव नहीं होगा और विन कुछ देर के बाद खत्म भी हो जाता है। अच्छा, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब पता है ना आपको, कि ऑब्लिगेट का मतलब है ये हर हाल में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी। सही है, ये बिल्कुल लाजमी। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पैरासिटिज्म के बिना रह ही नहीं सकता, होस्ट सेल के बिना नहीं रह सकता। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स है हमारे पास वायरस की। क्या स्ट्रक्चर्स हैं, देखो भाई, वायरस जो होता है, वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को, यानी वायरस के अंदर जो पूरे कंप्लीट पार्टिकल है, पूरा एक जो सेट होता है, जो जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसको हम वायरॉन कहते हैं। सही है, वायरॉन कहते हैं, यानी जो पूरा कंप्लीट पार्टिकल है। सही है, उसको हम वायरॉन कहते हैं। वायरस पार्टिकल जो होता है वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है उसका कोर। सही है, एक होता है उसका कोर और एक होता है उसका कोट। सही है, कोर और कोट। कोर जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जीनोम। जीनोम में आपका डीएनए होगा या आरएनए होगा। अच्छा, इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में अभी पढ़ाऊंगा आगे। सही है। उसके बाद जो है वायरस प्रोटीन, इसी के साथ साथ कोर के साथ ही या डीएनए है या आरएनए, उसके साथ साथ कुछ वायरस प्रोटीन जो कि एंजाइमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसी डीएनए या आरएनए, इसी की रेप्लिकेशन, इसी की मेटाबॉलिक वायरस की कोई भी ग्रोथ के लिए या रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी इसके आरएनए स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाता है। अच्छा, इसी के अलावा आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बेसिकली क्या करवा रहा होता है, एज यू नो, कि ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, यानी जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है उनके अंदर ये पॉलीमरेज मौजूद होता है, जिनको हम कहते हैं आरडीआरपी, यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सही है, यानी ये जो एंजाइम है ये आरएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सिंपल, इसको अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये जो वायरस का आरएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सही है, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास सिंपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर। सही है, इन दो स्ट्रक्चर से मिलके वायरस का कोर बनता है। कोर का मतलब होता है जो इनसाइड हो, बीच में हो, जो जो एग्जैक्ट जो इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हो। दूसरा है कोट। कोट का मतलब है जो आउटसाइड है। सही है, जिसने उस चीज को सराउंड किया हुआ है। कोट में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका कैप्सिड और एक होता है उसका एनवेलप। इन्वेलप जो है लाजमी नहीं है कि हर वायरस में हो। सही है, इन्वेलप प्रोटीन का बना होता है, सॉरी लिपिड का बना होता है, और हर वायरस के अंदर नहीं होता। सही है, हर वायरस के अंदर इन्वेलप नहीं होता। और इन्वेलप के साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि अटैचमेंट में काम आती है और होस्ट की रिकॉग्निशन में, होस्ट सेल की रिकॉग्निशन में काम आती है। सही है, यानी होगा क्या, कोर है, कोर के बाहर वायरस कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर जो है वायरल इन्वेलप है, जो कि किसका बना हुआ है, जो कि बना हुआ है लिपिड्स का। सही है, ये बनता कैसे है,
जब वायरस सेल जब सॉरी वायरस का जो पार्टिकल है वो होस्ट के सेल में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी डिवाइड हो रहे होते हैं, और होस्ट के ही सेल मेम्ब्रेन से इसका इनका क्या बन जाता है, वायरल इन्वेलप बन जाता है। होस्ट के ही सेल मेम्ब्रेन, यानी उसी के सेल मेम्ब्रेन को यूज करके ये अपना बनाता है इन्वेलप। अच्छा, सिर्फ उसका होस्ट का मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि ये उस मेम्ब्रेन में, यानी इसका जो इन्वेलप बना लिया, यानी इन्वेलप का जो मेन पार्टिकल है, जो मेन सब्सटेंस है, वो क्या है, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन है। उसी के साथ साथ ये अपने कुछ प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक्स। सही है। और ये स्पाइक्स जो होते हैं, यानी लेट सपोज कि अगर ये हमारे पास दिस वन इज द प्रोटीन, तो इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वायरस स्पाइक। ये स्पाइक जो है होस्ट के सेल को, एक तो उसके साथ अटैचमेंट में और उसके होस्ट के सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं वायरस को। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है कैप्सिड पे आते हैं। कैप्सिड जो होता है, यानी कैप्सिड हर हाल में हर वायरस पे होगा, इन्वेलप का होना जरूरी नहीं है। इन्वेलप कैप्सिड को भी सराउंड कर लेता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये कैप्सिड है अंदर और ये बाहर इन्वेलप है, और ये इसके अंदर इसका जीनोमिक कोर है, कोर के अंदर डीएनए आरएनए होगा, या तो फिर और इसका प्रोटीन होगा। सही है, इस तरह से होता है। अच्छा जी, अभी हमने एनवेलप की बात की, कोर की बात की, अब जरा बात करते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड जो है वो बना हुआ होता है, पूरी कोटिंग को हम कैप्सिड कह रहे हैं, यानी हर वायरस में लाजमी है कि कैप्सिड जरूर होगा। और कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड के अंदर आइडेंटिकल यूनिट कैप्सिड बना होता है कैप्सोमेयर से। कैप्सोमेयर क्या है, आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट। सही है, इन कैप्सिड, यानी ये रिपीट हो रहे होते हैं। यानी अगर हम देखें, जैसे कि दीवार होती है, दीवार में क्या होता है, छोटे 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 ब्लॉक्स लगे होते हैं, उन छोटे छोटे ब्लॉक्स से, यानी वो आइडेंटिकल रिपीटिंग, ये सारे ब्लॉक्स एक जैसे होते हैं और रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो उससे क्या बन गया, पूरी दीवार बन गई। इसी तरह से जो है हमारे पास कैप्सोमेयर से मिलके कैप्सिड बनता है, और इस कैप्सोमेयर के जो नंबर्स होते हैं वो हर वायरस में स्पेसिफिक होते हैं। सही है, यानी कैप्सोमेयर के जो नंबर है वो हर वायरस टू वायरस स्पेसिफिक होते हैं कैप्सिड के अंदर। जैसे कि भाई हर्पिस वायरस है, उसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, और एडिनो वायरस है जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, वो उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कैप्सिड्स है ना, इसकी डिफरेंट फॉर्म है, इसकी सिमेट्रिकल डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। दो फॉर्म है, एक है आइकोसाहेड्रल, सही है, जिसको हम पॉलीहेड्रल भी कहते हैं, या और दूसरा है हेलिकल। यानी इसका मतलब ये है कि जो कैप्सोमेयर होते हैं, इन्हें ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी एक ट्रायंगल, यानी बहुत सारे ट्रायंगल, एक दो तीन चार मिलके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन होता है। सही है, समझ आ रही है बात कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी बीच में क्या है, बीच में प्रोटीन कोर है, और उसके अराउंड जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज है वो एक पूरा स्ट्रक्चर। सही है, जैसे ये दिखाया है मैंने, ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस फॉर्म में इसने पूरा 3 डायमेंशनली यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूँ समझो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये इस तरह से पूरा अरेंज होता है। ये कहलाता है आइकोसाहेड्रल, या इसको स्फेरिकल या पॉलीहेड्रल कहा जाता है। दूसरा है हेलिकल। हेलिकल का मतलब क्या होता है, उसने ये बीच में कोर आ गया, और कैप्सिड ने क्या किया, उसको इस तरह से स्प्रिंग लाइक फैशन में सराउंड कर लिया, जस्ट लाइक दिस, कि ये एक आ गया कोर, ये डीएनए है। इस डीएनए को जो है जो आइकोस हेलिकल स्ट्रक्चर है जो मैंने वहां पर बना के दिखाया, उसने इस तरह से यानी यूं समझो कि एक स्प्रिंग लिया आपने, उस स्प्रिंग के अंदर एक कोई चीज डाल दी, छोटी सी कोई धागा डाल दिया, तो इसका मतलब वो जो धागा है वो जीनोम है, और वो जो स्प्रिंग है वो क्या है, वो उसका कैप्सिड है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कैप्सिड की, सही है, जब हम आइकोसाहेड्रल की बात करते हैं, तो आइकोसाहेड्रल में आपको क्या चीज देखने को मिलती है, देखो भाई, एक इसके एजेस दिखेंगे। सही है, देखो, एक ये एज है, ये एज है, ये कहलाते हैं वर्टिसेस, ये कहलाते हैं वर्टिसेस। और ये जो पार्ट है, ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है, ये कहलाते हैं फेसेस। सही है, कहलाते हैं फेसेस। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। सही है, यानी अगर ये ट्राइंगल है, तो उसके जो एजेस है ना, वो क्या है, वो उसके वर्टिसेस हैं, और जो उसका पूरा प्लेन पार्ट है, दैट इज द फेस। अच्छा भाई, बैक्टीरियोफेज की जब हम बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है 12 जो है वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। सही है, बैक्टीरियोफेज के अंदर 12 वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं, और इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड होता है, उसके अंदर दो तरह के कैप्सोमेयर होते हैं। सही है, दो तरह के कैप्सोमेयर होते हैं। एक होता है पेंटॉन्स, जो कि पेंटागोनल होता है,
और एक होता है हेक्सॉन्स जो कि हेक्सागोनल होते हैं। पेंटॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वर्टिसेस में, और जो हेक्सॉन्स होते हैं हेक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं फेसेस में। सही है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज में ये बिल्कुल फिक्स होता है कि भाई उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है आपके पास 12 पेंटॉन्स होंगे। पेंटॉन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होता है कि वर्टिसेस में 12 पेंटॉन्स ही होंगे, लेकिन देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ हेक्सॉन्स, यानी हेक्सॉन्स के मल्टीपल 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं पेंटॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर हम लेट सपोज अगर हम बात करते हैं पोलियो की, पोलियो वायरस की, तो पोलियो वायरस के अंदर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कैप्सोमेयर की तादाद अलग अलग होती है हर वायरस में। सही है। इन कैप्सिड के अंदर कैप्सोमेयर की तादाद जो है हर वायरस में अलग अलग होती है। जैसे हर्पिस में 162 है, एडिनो वायरस में 252 है, इसी तरह से पोलियो वायरस में जस्ट 32 कैप्सोमेयर्स होते हैं। जब हम HIV की बात करते हैं, सही है, तो जब हम HIV की बात करते हैं तो HIV में भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी हेक्सॉन्स होते हैं और पेंटॉन्स होते हैं। तो पेंटॉन्स की जो तादाद होती है HIV के अंदर वो भी 12 होती है, और जबकि जो हेक्सॉन्स होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। सही। अच्छा, HIV की स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होती, वो एक कोन लाइक फैशन में अरेंज होता है। HIV वायरस को भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सही है। तो होपफुली आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक वायरस को जरा सा एक एक वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमने 3 डिफरेंट वायरस को एज अ मॉडल डिस्कस करना है उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस कंसीडर किया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब ही आपको समझ में आता है, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज यानी ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। अच्छा जी, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखो, जो इसका शेप जो होता है टेडपोल जैसा होता है। सही है। टेडपोल जैसा होता है, इसकी इसकी शेप को टेडपोल से रिजेम्बलेंस दी गई है। एज आई सेड के आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैप्सिड मौजूद होता है उसके कोर के बाहर, और अंदर जो है कोर मौजूद होता है दैट इज मेड अप ऑफ DNA और RNA। अच्छा, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें दो पार्ट नजर आएगा, एक इसका हेड और एक उसकी टेल। सही है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस है। अगर आप इसको देखो, इसका जो हेड है, इसके हेड में इसका जो हेड होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शेप बताई थी। आइकोसाहेड्रल होता है, उसकी कैप्सिड्स मौजूद हैं, और कैप्सिड्स का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसके कैप्सिड्स के अंदर जो है आपको वर्टिसेस मिलेंगे, 12 वर्टिसेस, और फिर उसके बाद जो है आपको 20 फेसेस मिलेंगे, और उसके अंदर हेक्सॉन्स और पेंटॉन्स मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अब जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक कोर नज़र आ रहा है, दैट इज DNA कोर। सही है। जो इसका जो इनोम होता है उसके अंदर DNA होता है, और इसके अंदर फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये इसका हेड हो गया जो कि एक एक्चुअल वायरस में स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसके हेड के अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा वायरल पार्ट्स भी होते हैं, जिसमें जो कि इसकी लाइफ में हेल्प कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, हेड है और हेड के बाद टेल है, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हम नेक या कॉलर कह रहे हैं। सही है, नेक या कॉलर कह रहे हैं। ये एक हॉलो पार्ट होता है जो कि हेड और नेक को कवर कर रहा होता है, हेड और नेक को बीच में से कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसकी टेल में आपको एक हेलिकल स्ट्रक्चर ये यूं नजर आएगी, जिसको हम कहते हैं शीथ। ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ कहलाती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये जो DNA है इसका, ये इंजेक्ट हो जाता है बैक्टीरिया के सेल में। सही है। अच्छा, ये शीथ नजर आएगा, शीथ के एंड में आपको नजर आ रहा है इसकी बेस प्लेट, या हम इसको इसकी बेस प्लेट है। बेस प्लेट के साथ आपको नजर आ रहा है दो चीजें, एक टेल फाइबर्स हैं, 6 टेल फाइबर्स हैं, और उसके बाद टेल पिंस, या हम इसको स्पाइक कहते हैं। सही है, टेल पिंस, या हम इसको कह रहे होते हैं स्पाइक। और यहीं पर एक एंजाइम मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। अच्छा जी, अब देखो, ये टेल फाइबर्स, ये टेल पिन क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाते हैं अटैच। सही है, बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाते हैं अटैच, और यहीं बेस प्लेट के नीचे जो है इनके पास एक एंजाइम होता है दैट इज लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम क्या करता है, वो लाइसोजाइम उस पार्ट को, जिस पार्ट से ये अटैच हुए हैं, लेट्स सपोज कि ये बैक्टीरियल का सेल है। सही, ये बैक्टीरिया का सेल है, और इस बैक्टीरिया के सेल में ये जो वायरस है ये यहाँ पर आकर हो चुका है अटैच इस पार्ट से। तो ये जिस पार्ट पे अटैच है उस पार्ट का जो है लाइसोजाइम क्या करेगा, उस पार्ट की लाइसिस करवा देगा, और ये इतना ऐसा एक गैप बन जाएगा इसके सेल वॉल के अंदर, एक गैप बन जाएगा, और
जैसे ही वो गैप बनेगा, ये जो शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका जो डीएनए है वो यहाँ से होता हुआ इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा। सही है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा। और फिर उसके बाद एज यू नो कि वो बैक्टीरिया के सेल को फर्दर जाके अपनी लाइफ साइकिल प्रोसीड करता है, लाइटेक या फिर लाइसोजेनिक। सही, वो अभी हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। सही है, हम सिर्फ इसको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसके फंक्शनल पॉइंट को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन है और जो हर बार अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सॉरी, हर बार अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। न्यू स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस के जनरेट होते रहते हैं। अच्छा जी, इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली में से ही एक है हमारे पास कोरोना वायरस, जो आजकल जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसको देखें इन्फ्लुएंजा वायरस को, आपको क्या नजर आएगा कि इसके अंदर ये इसका जीनोम है, दैट इज आरएनए जीनोम। इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है और उसके बाहर एक कैप्सिड मौजूद है, दैट्स द कैप्सिड। सही है, ये भी आइकोसा हेड्रल कैप्सिड होता है और उसके बाहर जो है ये मौजूद है, दैट इज वायरल इन्वेलप। सही है, वायरल इन्वेलप मौजूद है और उसके साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी मौजूद होते हैं। ये स्पाइक्स क्या करते हैं, सेल के साथ अटैचमेंट और सेल की रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और जब ये वायरस अंदर चला जाता है, अंदर चला जाने के बाद जो है फिर आपको हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे इसकी। तो जब वायरस अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कैप्सिड तक ये इतना हिस्सा फॉर्म कर लेता है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा और कैप्सिड की फॉर्मेशन कर लेगा। फिर बाद में ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, यानी ये जो इसका एनवेलप नजर आ रहा है, ये एनवेलप एक्चुअल में होस्ट के सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसने उसको सराउंड कर लिया होता है। क्योंकि अब ये जब वायरस अंदर घुस चुका है, ये तो उसकी लाइसिस करवा देगा, सेल को खत्म कर देगा। तो उसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी का जो मेम्ब्रेन होता है, वो उसको उसी को ये यूज करके अपना एनवेलप बनाता है। द थर्ड वन इज HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। सही, इम्यून HIV यानी जो एड्स कॉज करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो 3 स्ट्रेन्स में एग्जिस्ट, 3 फॉर्म होती है इसकी, A B C। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू HIV। HIV को अगर आप देखो, HIV को अगर आप यहाँ पर HIV को जब आप देखोगे यहाँ पे, तो HIV में आपको नजर आएगा कि HIV की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी क्या मौजूद होता है, यहाँ पर भी आपको एक एनवेलप नजर आएगा। सही है, एक एनवेलप के अराउंड जो है आपको इसके स्पाइक्स नजर आएंगे। सही है, और फिर उसके अंदर जो है कोन शेप का इसका जो है कैप्सिड नजर आएगा और इस कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम है। इसका जो जीनोम होता है वो आरएनए जीनोम होता है और इसी के साथ साथ जगह जगह पे इसके एंजाइम्स नजर आएंगे, दैट इज द कोर ऑफ इन दोनों। जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि एंजाइम और इसके जीनोम से मिलके इसका कोर बनता है। तो ये कोर फॉर्म हो जाएगा और उसके बाहर क्या है, कैप्सिड मौजूद है। अच्छा जी, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसके जो प्रोटीन है, इसका भी जो इन्वेलप है, वो इन्वेलप इसके होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ही बनता है। अच्छा, और इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो 2 तरह के होते हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन GP41 और एक है GP120। ये 41 और 120 क्या है, ये देखो भाई, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, यानी जो हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये दिस इज द GP41 एंड दिस इज द GP120। ये 41 और 120 क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। 41 kDa यानी किलो डाल्टन्स, और 120 kDa किलो डाल्टन्स, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, ये जो GP2 है, ये जो GP120 है, ये होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है। और फिर अटैचमेंट के बाद जो है उस सेल के फ्यूजन में ये जो GP41 है ये हेल्प करता है। सही है, फिर उसके बाद अगर आपको नजर आ रहा है कि ये बाइलेयर इन्वेलप जो होता है वो उसका लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सही, एज यू नो कि सेल मेम्ब्रेन भी कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये नजर आ रहा है कि एक ब्लू कलर की लेयर नजर आ रही है यहाँ पर, जो दिखा है, दिस इज अ मैट्रिक्स प्रोटीन। ये मैट्रिक्स प्रोटीन इसके एनवेलप और कैप्सिड के बीच में प्रेजेंट होता है। सही है, और फिर उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है कैप्सिड, जो कि कॉनिकल इन शेप होता है, कोन शेप का होता है। सही है, और फिर उसके बाद आपको इसका जीनोम नजर आ रहा है, कोड नजर आ रहा है, कोड में आरएनए जीनोम है। और एंजाइम्स है, एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको पता है अच्छी तरह से कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये क्या करता है, ये
आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद है इंटीग्रेस, जब डीएनए बन जाता है तो ये डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है ताकि ये जो डीएनए है वायरस का, ये डीएनए जो है होस्ट सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और ये प्रोटीएज एंजाइम, ये प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ताकि वायरस जो है उस सेल को अटैक कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट वायरस स्ट्रक्चर। होपफुली आपको इन मॉडल से इसकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में आपको इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस की क्लासिफिकेशन और पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। अच्छा बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस से। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वायरस की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा देखो वायरस की क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे कर, हम हमारे पास डिफरेंट बिहाफ से वायरस की क्लासिफिकेशन करने की जो पहले हमारे पास बिहाफ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा जी, होस्ट के बिहाफ पे यानी इसका मतलब है वायरस किस पार्ट पे जाकर अटैक करेगा, यानी वायरस का होस्ट कौन है, वायरस जिन लिविंग सेल्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा वो कौन है। तो पहली जो हमारे पास एग्जांपल है, पहली जो हमारे पास क्लास है, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस नाम से ही आपको पता लगता है कि बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है ईटर। इसको मैंने अच्छी तरह से पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा होता है, किस तरह का होता है, क्या शेप होती है उसकी। सही है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इसको नाम की हद तक ही हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का मतलब ये है कि इन वायरस का जो होस्ट है वो क्या है, प्लांट है। सही, इन वायरस का जो होस्ट है वो कौन है, प्लांट है। मोर देन 2000 टाइप्स मैनी वायरस आर डिस्कवर्ड, यानी 2000 से ज़्यादा जो है अब तक प्लांट वायरस डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जो जो भी अब तक डिस्कवर हुए हैं वो कैसे हैं, आरएनए जीनोम है। सही, अभी हम आरएनए जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वायरस कैप्सिड होती है। सही है, वायरस की कैप्सिड होती है यानी आउटर कवरिंग होती है, और उसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, और ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है। तो बात यहाँ पर ये है, अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक, जो वायरस का जीनोम है वो कैसा होता है, वो आरएनए होता है। एंड मैनी हैव रॉड शेप कैप्सिड। अच्छा, और बहुत सारे जिसमें रॉड शेप कैप्सिड होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास टीएमवी है, जहाँ से वायरस की डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ था, आगाज़ हुआ था। और इसके अलावा पोटैटो येलो ड्राफ्ट वायरस है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर कोई पैथोजेनिक डिजीज़, कोई पैथोजेनिक कंडीशन कॉज कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें, सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड होस्ट है इसका एनिमल। अच्छा, एनिमल में क्या होता है, ये वो वायरसेस हैं जो एनिमल की बॉडी को अटैक करेंगे, एनिमल के सेल के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, एनिमल वायरस कॉज मैनी डिजीज इन एनिमल। अच्छा, अब बहुत ऑब्वियसली आपको पता है वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरसेस क्या है, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब है ये होस्ट के सेल में अपनी ज़िंदगी हर हाल में गुजारेंगे। अच्छा, जब होस्ट के सेल में गुजारते हैं तो दे कैन बी अ वायरुलेंट, यानी होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट में कोई ना कोई डिजीज़ अपेयर होगी, कोई ना कोई डिजीज़ अपेयर होगी। तो एनिमल के अंदर ये बहुत सारी बीमारी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि फूट एंड माउथ डिजीज़ इन लिवर लाइफ स्टॉक, यानी जो हमारे पास कैटल्स होते हैं, सही है, गाय है, कैटल्स हैं, गोट है, काव हैं, इन सब में इनके माउथ पे और इनके फूड पे ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनमें उनमें होता ये है कि इनमें छाले की तरह यानी सोर्स लाइक अपीयरेंस हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा रूस सार्कोमा, यानी ये क्या करते हैं, देखो सार्कोमा, ओमा का वर्ड जब भी आता है ये रिप्रेजेंट करता है कैंसर को। सही है, सार्कोमा वायरस कॉजेज कैंसर इन एनिमल। ये वो वायरसेस हैं जो क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं एनिमल्स में। सही है। अच्छा, इसके अलावा पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस इसकी ये कॉज करते हैं जैसे कि पोलियो डिजीज़ है, ये आरएनए जीनोम वायरसेस होते हैं। सही है। अच्छा, खैर अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, आपने सिर्फ इसको अभी फिलहाल नाम की हद तक याद रखना है कि पिकोना वायरस जो है उसमें हमारे पास पोलियो, हेपेटाइटिस, इस तरह की डिजीज़ ये कॉज कर रहे होते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं। अब जिसमें अभी हमने और फर्दर पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया होस्ट के बिहाफ पे। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड।
अगर कैप्सिड की बिहाफ पे अगर हम देखेंगे, कैप्सिड की बिहाफ पे जब हम देखेंगे वायरस की, तो हमारे पास क्या दिखेगा, वायरस जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, यानी आपको बताया था कि वायरस के अंदर, वायरस जो है बेसिकली वो कैसे होते हैं। वायरस हमारे पास वायरस के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या है, वो एक उसका कैप्सिड है और एक उसका कोर है। सही है, कोर के अंदर आपको पता है ये दो मेन चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ आउटर कवरिंग इन्वेलप भी होता है, लेकिन ये दो चीज़ें हर हाल में होंगी। उसके अंदर उसका कोर है जिसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की बिहाफ पे। अच्छा, क्या लिखा है, वायरस हैविंग हेलिकल कैप्सिड विथ ओवरऑल शेप ऑफ रिजिड रॉड, यानी वायरस, ऐसे वायरस जिनका जो है जिनका स्ट्रक्चर, जिनका कैप्सिड जो है वो हेलिक्स लाइक हो और ओवरऑल शेप जो है वो एक रॉड जैसा हो, यानी उनका हेलिक्स का मतलब है यानी इस तरह से फोल्डेड कैप्सिड्स हो। सही है, इस तरह से फोल्डेड कैप्सिड हो। और अगर हम ओवरऑल इनकी शेप को देखें तो ये एक रॉड लाइक मालूम हो रही हो, रॉड जैसी दिख रही हो, लाइक दिस। देखो ये ओवरऑल एक लॉन्ग थिन रॉड लग रही है, लेकिन इस पे जो अरेंजमेंट है कैप्सिड की, इसके अंदर जो कैप्सोमेर की अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, वो है हेलिकल। सही है, हेलिकल है। तो इस तरह ये हमारे पास वायरसेस है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है टोबैको मोजाइक वायरस। सही है। अच्छा, वायरस में हैव पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्स। अच्छा देखो, मैंने बताया था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में होता ये है कि वायरस जो है उसमें क्या होता है, पॉलीहेड्रल का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें इसको अच्छी तरह से बताया था कि वायरस के अंदर जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी वो उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि ट्रायंगुलर जो कैप्सोमेयर होते हैं वो इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, लाइक दिस। इस तरह से अगर आप देखो, ये यहाँ पर सही डायग्राम बन नहीं रही, लेकिन आपने इसको समझना है इस तरह से। आप पिछली वीडियो को देखकर इसको अंदाज़ा कर सकते हो। तो ट्रायंगुलर को एक स्फेयर बन जाता है, स्फेयर लाइक अरेंजमेंट होता आती है जिसके अंदर प्रोटीन का कैप्सिड मौजूद होता है। अच्छा, अब इसके जो जितने ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे एजेस में यहाँ पर थोड़ी सी इसके कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं वर्टिसेस। सही है, ये जो है, ये जो एरिया है, ये जो एज है, ये सारे ये कहलाते हैं वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस पे लगा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक, यानी कुछ एक ग्लाइकोप्रोटीन्स लगा होता है इन वर्टिसेस पे, जिनको हम कहते हैं स्पाइक। अच्छा, क्योंकि थ्री डायमेंशनली होगा, अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ दिस इज द टू डायमेंशनल डायग्राम। तो ये स्पाइक जो है होस्ट के साथ अटैच होता है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करने में काम आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है एडिनो वायरस। सही है। अच्छा, वायरस हैव आउटर इन्वेलप स्टडीड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सिड, प्रोटीन का कैप्सिड तो होता है, लेकिन इस प्रोटीन के कैप्सिड के साथ साथ एक आउटर इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये आउटर इन्वेलप ज़्यादातर जो है ये आउटर इन्वेलप जो है ज़्यादातर लिपिड्स का बना होता है, और इसी इन्वेलप के साथ फिर स्पाइक्स भी लगे होते हैं। सही है, इसी इन्वेलप के साथ स्पाइक्स भी लगे होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस। पिछली वीडियो में इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सही है। अच्छा, वायरस हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल apparatus, एग्जांपल बैक्टीरियोफेज वायरस। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पॉलीहेड्रल कैप्सिड नहीं होता, बल्कि उनके साथ साथ जो है उनके टेल्स भी अटैच होते हैं। तो हेड स्ट्रक्चर अलग होता है, टेल स्ट्रक्चर अलग होता है, और फिर टेल फाइबर जो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर आपको समझाई थी उसकी एग्जाम्पल यही है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल बिहाफ पे हमारे पास वायरस की एग्जाम्पल्स हैं। सही है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्दर मूव करते हैं, ये तो हमने कैप्सिड के बिहाफ पे बात की। कैप्सिड के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ वायरल जीनोम, यानी अब हम बात कर रहे हैं जीनोम की। जीनोम का मतलब ये होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कैप्सिड के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वी कॉल दैम अ जीनोम। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी जो वायरस के अंदर जो उसका जीनोम होगा वो कैसा होगा, डीएनए होगा, और डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। सही है, यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा।
तो ये हमारे पास जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पॉक्सी वायरस, जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिनके अंदर होता है, यानी उनके अंदर डबल स्टैंड नहीं, बल्कि कैसा होता है, उनके अंदर सिंगल स्टैंड मौजूद होता है। सही है, सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होता है, डीएनए की एक स्ट्रैंड, यानी सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई सर डबल स्टैंडर्ड तो सिर्फ डीएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड है तो वो तो आरएनए होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम टाइम आरएनए भी, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब हम यहाँ पे फ़र्क कैसे करेंगे? डीएनए का मतलब पता है आपको क्या है? डी का मतलब है डीऑक्सी। सही है, तो अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोस शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो हम इसको कहते हैं डीएनए। दिस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल में हमारे पास है पर्वो वायरस, जो कि माइल्ड रैशेस प्रोड्यूस करते हैं। सही है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, देखो यहाँ पर आ गया ना कि आरएनए के अंदर भी डबल स्टैंड प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है रियो वायरस, जो कि डायरिया कॉज कर सकते हैं। इसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, एसएसआरएनए सर्व एज एमआरएनए। अच्छा, इसको हम प्लस, इसके साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर, दीज आर द प्लस स्ट्रैंड, दीज आर द प्लस स्ट्रैंड। प्लस स्ट्रैंड का मतलब है जब ये वायरस अपने होस्ट के अंदर जाएंगे, जब ये वायरस है ये अपने होस्ट के अंदर जाएगा, कोई सा भी वायरस है, अब जब ये होस्ट के अंदर जाएगा, इसका डीएनए इंजेक्ट करेगा, तो वो डीएनए कह रहा हूँ, जब अपना जीनोम इंजेक्ट करेगा तो वो जो जीनोम होगा वो डायरेक्ट, अगर एमआरएनए है तो वो डायरेक्टली एमआरएनए के बिहाफ पे एक्ट करेगा। सही है, यानी वो डायरेक्ट एमआरएनए एक्ट करेगा, यानी अब जो है वो डायरेक्टली सिंथेसिस करवाएगा उसको जो प्रोटीन की नीड होगी, उसको जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन की नीड होती है उस प्रोटीन की डायरेक्ट सिंथेसिस करवाएगा। जैसे हमारे पास टोगा वायरस है जिसमें रुबेला है। सही, रुबेला वायरस है। अगर आपको याद हो कि एमएमआर का वर्ड सुना होगा, एमएमआर के अंदर एम फॉर मीजल्स, मम्स एंड रुबेला वायरस। सही है, ये आपने शायद इसकी वैक्सीनेशन करवाई होगी बचपन में। सही है, जिसमें 4 साल की उम्र में, 5 साल की, 7 साल की और 13 साल की उम्र में इसकी वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को। अच्छा, एनीवेज, फिफ्थ इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, यहाँ पे ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो आरएनए है वो एमआरएनए का टेम्पलेट होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, दे आर माइनस स्ट्रैंड, दे आर माइनस स्ट्रैंड। माइनस स्टैंड हम इसका वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? माइनस स्टैंड हम इसको क्यों कह रहे हैं? माइनस स्टैंड हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये जो वायरस है, ये जो वायरसेस है हमारे पास, ये इनका जो, इनके अंदर जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए का टेम्पलेट है। तो जब ये वायरस होस्ट के अंदर इंटर होगा तो ये पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनाएगा। सही है, जबकि जो प्लस स्टैंड था वो डायरेक्ट एमआरएनए के तौर पे बिहेव करेगा और सीधा प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इनकी एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थोमाइक्सो वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस जिस क्लास में आता है। द लास्ट वन इज एसएसआरएनए टेम्पलेट, यानी ये आरएनए टेम्पलेट होता है। ये क्या करते हैं, ये भी टेम्पलेट है, बट ये टेम्पलेट क्या करते हैं, ये डीएनए बनाते हैं। यानी ये क्या करता है, ये जो एमआरएनए है ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो पहली वाली एग्जांपल पढ़ी उसमें क्या था, वो एमआरएनए टेम्पलेट से एमआरएनए ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। यानी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे अंदर, हमारी बॉडी में होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ एमआरएनए से डीएनए बन रहा है तो हम इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास रीट्रो वायरस। सही है, रीट्रो वायरस, जिसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है एचआईवी, जो कि एड्स कॉज करता है। सही है। तो बेटा ये हमने पढ़ा वायरस की क्लासिफिकेशन। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। वायरस जो होता है पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब बेसिकली आपको पता है कि पैरासाइट उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि नुकसान पहुँचाए। सही है, जो कि अपनी ग़िज़ा, अपना मतलब निकाले किसी अपने होस्ट की बॉडी से और होस्ट को नुकसान करें। सही है, हार्म दी होस्ट।
यानी अपना मतलब पूरा करें और होस्ट को नुकसान पहुंचा दें, वो पैरासाइट कहलाता है। अच्छा भाई, अब वायरस जो होता है पैरासिटिक नेचर का क्यों होता है? आपको पता है वायरस जो होता है, जितने भी हमारे पास वायरस है, वायरसेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। सही है, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि उनका होस्ट जो होता है बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, उस होस्ट के अलावा वो किसी दूसरे होस्ट के साथ एक्ट नहीं करेंगे। स्पेसिफिक फॉर होस्ट यानी वो दूसरे होस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक जो होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता, यानी उनके अंदर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी वो एक साथ दो तीन होस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उनका एक होस्ट नहीं होता बल्कि मल्टीपल होस्ट उनके प्रेजेंट होते हैं। सही है, जैसे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट जस्ट लाइक दैट कि अगर आप बात करो डेंगू की, तो मॉस्किटो भी उसका होस्ट होता है। अच्छा, अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि किसी वेक्टर के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, जैसे कि अभी एग्जांपल दी किसकी, अभी एग्जांपल दी मैंने डेंगू की। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो होस्ट होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ अटैचमेंट डिटरमिन द होस्ट टाइम, यानी बेसिकली होता ये है कि आपको पता है वायरस के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया वायरस जो है, वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरस के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट है। तो ये स्पाइक्स जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स जो है, ये होस्ट को पहचानने में, ये होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब जिस होस्ट को पहचानता है वायरस जो है, उसी उसी के ऊपर अटैक करता है। तो बेसिकली जो है ये जो है, ये जो होस्ट है ये स्पेसिफिक होता है, ये जो स्पाइक्स है ये स्पेसिफिक होता है अपने होस्ट के लिए। सही है। अच्छा, अब होता यह है कि इसकी स्पेसिफिसिटी, इस स्पाइक की स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करती है, इस स्पाइक की स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करती है उस वायरस का होस्ट स्ट्रेन। अब आइदर वो होस्ट स्ट्रेन ये भी हो सकता है कि एक ही होस्ट हो उसका, ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा होस्ट हो। सही है। जैसे रेबीज़ है, सही है, रेबीज़ बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। रेबीज़ जो है वो मेमल्स को अटैक करता है। अब वो मेमल्स में उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ह्यूमन भी आ जाता है, डॉग्स भी आ जाते हैं। सही है, इसके अलावा माइस भी आ जाते हैं, ये सब आते हैं। तो ये एक ब्रॉड रेंज है वायरस की। सही है। अच्छा भाई, अब बात ये है यहाँ पे कि वायरस जो है, वायरस किस तरीके से, वायरस की पैरासिटिक नेचर के अंदर कुछ उसके अंदर अडेप्टेशन है, कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं जो कि उसके पैरासिटिक नेचर को हेल्प करती हैं। सही है, जो कि उसको हेल्प करती हैं कि वो पैरासाइट बन सके। मतलब क्या है इसका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट वन, पहली चीज़ वायरस की पैरासिटिक नेचर के अंदर, वायरसेस वायरस वायरसेस मस्ट रिक्वायर्ड ऑफ रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी वायरस को जो है अपने होस्ट की हर हाल में ज़रूरत होती है। अब देखो, वायरस के अंदर जो भी उसका प्रोटीन है, जो भी उसके अंदर एंजाइम्स हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, सही है, जो भी उसके अंदर मैकेनिज्म है, जो चीज़ें अभी उसके अंदर है, उन सबको यूज़ होने के लिए, उन सबको यूटिलाइज करने के लिए वायरस को होस्ट की हर हाल में ज़रूरत होती है। सही है, तो इसका मतलब है वायरस को हर हाल में होस्ट चाहिए। वायरस जो होता है होस्ट की बॉडी के बाहर जो होता है बिल्कुल इनएक्टिव होता है। सही है, वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर बिल्कुल होता है इनएक्टिव। सही है, यानी होस्ट के बिना वायरस सरवाइव नहीं कर पाता। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर वायरस होस्ट में चला गया, सही है, वायरस जो है होस्ट में चला गया, तो अब होस्ट की बॉडी के अंदर भी तो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, होस्ट की बॉडी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म से वो खुद को कैसे बचाएगा? सही है, तो अगला पॉइंट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ वायरसेस इनसाइड
द होस्ट। सही है, देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स, देयर आर सर्टेन एडेप्टेशंस। वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो ज़रा हम यहाँ पर सीखते हैं। देखो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं। देखो वायरस है, जब होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, उस किसी भी पैथोजन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब लेट सपोज हम यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल्स अज्यूम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करता है वायरस, कुछ हमारे पास अडेप्टेशन है वायरस के अंदर। नंबर वन, ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अच्छा भाई, आपको पता है कि जब कोई भी पैथोजन एंटर होता है, जब कोई भी पैथोजन एंटर होता है बॉडी के अंदर, कोई भी पैथोजन है वो एंटर हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम का, हमारे इम्यून सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एंटर हो जाता है। दीज आर द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। सही है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन क्या करते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के दो काम होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आइदर ये करते हैं कि या तो ये उस सेल की, यानी जो पैथोजन है उस पैथोजन के सेल के सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करवाना शुरू कर देते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उस पैथोजन की हो जाए लाइसिस। सही है, यानी लाइसिस करवा रहे होते हैं, लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, अब वायरस के केस में कि ये क्या करेंगे, जब वायरस की बात हो, वायरस के केस में ये क्या करेंगे, वायरस के केस में ये इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करेंगे। यानी एक सेल है बॉडी का जिसके अंदर वायरस इन्वेड कर चुका है, एक बॉडी का सेल है जिसके अंदर हो चुकी है वायरस की इन्वेजन। वायरस, बहुत सारे वायरस हैं जो सेल के अंदर घुस चुके हैं और सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे ये कि ये जैसे कि ये क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इन सेल्स को क्या करेंगे, इन सेल्स की लाइसिस करवाएंगे। अच्छा, जो इसका दूसरा फंक्शन होता है, इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो ये होता है कि भाई ये क्या करते हैं, दूसरा जो सेकंड फंक्शन है इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का, वो ये है कि ये उन पैथोजन को एक्सपोज कर देते हैं, किसके आगे, उन पैथोजन को एक्सपोज कर देते हैं ये फैगोसाइट्स के आगे। एक्सपोज पैथोजन टू फैगोसाइट्स, ताकि जो है वो फैगोसाइट्स आकर उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। नाउ अब बात पता है क्या है, अब क्या करेंगे, ये वायरस क्या करते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को ब्लॉक कर देते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कर देंगे ब्लॉक। अच्छा जी, ये सबसे पहली बात, ये तो मैंने आपको बताया कि ये वायरस जो है इस तरीके से काम करता है, या तो ये लाइसिस करवाएंगे पैथोजन की मेम्ब्रेन की, या तो फिर अगर वायरस की बात है तो इन्फेक्टेड सेल की, और या दूसरा काम ये करेंगे कि ये उनको एक्सपोज कर देंगे हमारे इम्यून सेल्स के आगे। लेकिन ये वायरस ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं। सही है, कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेट होता है। कैस्केड की फॉर्म में एक्टिवेशन का मतलब ये है कि भाई जब कभी भी पैथोजन आएगा, सही है, जब कभी भी पैथोजन आएगा तो पैथोजन जो है, अब क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिनमें से एक एंजाइम है। यानी पैथोजन को सेंसिटाइज करके, यानी पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन ही इनके एक्टिवेशन को प्रमोट करेगा। जैसे ही पैथोजन आया, वो पैथोजन क्या करेगा, इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि वो अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशंस करवा दें। नाउ अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। तो होता क्या है, ये वायरसेस क्या करते हैं, ये वायरसेस क्या करते हैं, देयर आर डिफरेंट एंजाइम विच वर्क इन कैस्केड। सही है, देयर आर डिफरेंट एंजाइम विच वर्क इन कैस्केड। अब वो कैस्केड की फॉर्म में वर्क करते हैं ताकि जो है, ताकि क्या हो सके, कैस्केड की फॉर्म में वर्क करते हैं और फिर फाइनली हमारे पास जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो जब वायरस आता है, वायरस क्या करता है, वायरस जैसे ही आएगा होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाएगा। तो वायरस क्या करता है, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए, वायरस बहुत सारे ऐसे एंजाइम की सिंथेसिस करता है जो उस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। सही, सॉरी, एंजाइम नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देता है जो उन कॉम्प्लीमेंट एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं।
सही है। अब क्या होगा, वायरस ने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। जब इसको ब्लॉक कर दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। जब वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा तो वायरस के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जब वायरस के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो वायरस आसानी से होस्ट बॉडी में कर सकता है सर्वाइव। सही, ये तो पहली अडेप्टेशन हो गई। दूसरी चीज़ क्या होता है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब क्योंकि वायरस जो है उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहा, तो ये वायरस क्या करता है, उन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करता है। सही है, ये क्या करता है, वायरस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करता है और एंटर हो जाता है बी लिम्फोसाइट्स में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ ये वायरस करेगा बाइंड और एंटर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। समझ आ रही है बात? यानी ये क्या करेगा, इसने क्या किया, जब कोई पैथोजन आता जब कोई पैथोजन आता तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए एंजाइम की एक्टिविटी चाहिए। एंजाइम क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन करवाते हैं। लेकिन वायरस ने क्या किया, वो एंजाइम जो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इनएक्टिव फॉर्म है। वायरस करेगा उसके साथ बाइंड। वायरस उसके साथ बाइंड करने के बाद ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर हो जाएगा एंटर। अब ये बी लिम्फोसाइट्स के अंदर हो चुका है एंटर, तो जिसकी वजह से ये बी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सही है, ये दूसरी अडेप्टेशन थी। और भी अडेप्टेशन होती है जिसमें हमारे पास है, ये वायरस क्या करता है, इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्स को भी रोक देता है। इंटरफेरॉन्स के रिस्पॉन्स, आपको पता है इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल प्रोटीन है। सही है, इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल प्रोटीन है। तो ये भी क्या करता है, ये इनकी फॉर्मेशन को और इनकी एक्शन को भी रोक देता है। सही, इंटरफेरॉन को ब्लॉक कर देगा। फोर्थ ये क्या करेगा, साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन को भी रोक देगा। सही है, साइटोकाइनिन की, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ना कि एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है जो कि इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, इंटरफेरॉन्स की, साइटोकाइनिन की एक्टिवेशन को रोक देंगे। फिफ्थ, जो वायरस का सबसे बड़ा हथियार होता है, ये वायरस अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता रहता है। चेंजिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बार बार जब ये अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है तो हर बार जो है होस्ट का सेल जो है, होस्ट की का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाता। जब पहचान नहीं पाता तो वो होस्ट का सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज होता है और ये वायरस आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। अच्छा, एक तो ये हो गई। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरस इतना बड़ा पैथोजन कैसे हो सकता है, ये हमने दूसरी बात डिस्कस की। नाउ द थिंग इज दैट कि वायरस जो होता है, वायरस अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड द होस्ट सर्वाइव कर सकता है। सही है, यानी वायरस आउटसाइड द होस्ट है तो ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट जो है, अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन क्या है वायरस के लिए, कि वो वायरस होस्ट की बॉडी के, होस्ट के सेल के बाहर है। बट द थिंग इज दैट कि होस्ट की बॉडी के बाहर वायरस जो है बिल्कुल इनएक्टिव होता है। सही है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, आउटसाइड होस्ट बॉडी वायरस होगा बिल्कुल इनएक्टिव। इनएक्टिव, तो अब बात यह है कि ये इनएक्टिव है। तो जब ये इनएक्टिव है तो अब कैसे ये एक्ट करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से ज़िंदा रहेगा। तो बेटा ये ज़िंदा ऐसे रहता है, इनएक्टिव तो है लेकिन ये ऐसे ज़िंदा रहता है कि ये इसकी सारी एक्टिविटी जो है उस वक्त रुक जाती है। इसकी इनएक्टिविटी जो है ये सस्टेन रहती है अनटिल और अनलेस कोई पीएच या टेम्परेचर में चेंज ना आ जाए। पीएच या टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा, सही है, तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पीएच और टेम्परेचर जब तक सेम रहेगा, जब तक पीएच और टेम्परेचर सेम रहेगा तो वायरस की जो सेल्स हैं, वायरस की जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी। यानी वायरस का जो जीनोम होता है वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्टिवेट होता है। ये नहीं कह रहा कि वायरस का जीनोम फिर हमेशा सारी ज़िंदगी एक्टिवेट रहेगा, लेकिन वायरस का जो जीनोम है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है एक्टिवेट। सही है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सही है, तो ये है हमारे पास वायरस के अंदर कुछ कैटेगरी, वायरस के अंदर वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसको पैथोजन बनाने में हेल्प करती है, जो कि उसकी पैथोजेनिसिटी को बढ़ा देती है। सही है, इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इन्वेलप है उसका, उसके स्पाइक्स हैं जो कि उसको उसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट होस्ट रिस्पॉन्स। दे आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, लेकिन दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे के टॉपिक को हम करेंगे कंटिन्यू।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। पिछली जो वीडियो थी जिसमें आपको समझाया था किस चीज़ के बारे में, जिसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था वायरसेस के बारे में, वायरसेस की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। और आज की जो वीडियो है, आज हम इंशाल्लाह लाइफ साइकिल कवर करेंगे। अच्छा, ये लाइफ साइकिल हम कवर क्यों करें बैक्टीरियोफेज की? बिकॉज अभी हमने आगे के टॉपिक्स में पढ़ना है एचआईवी की लाइफ साइकिल। सही है। एचआईवी की लाइफ साइकिल को समझने के लिए इस बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आगे का टॉपिक भी आसान होगा। तो चलो बच्चों, विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, देखो आपको पता है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज की क्लासिफिकेशन, सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाई हुई हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो लाइफ साइकिल होती है ना, इसके दो स्टेजेस होते हैं। एक है इसका लाइटिक स्टेज, सही है, एक है इसका लाइटिक स्टेज और दूसरा है इसका लाइसोजेनिक स्टेज। सही है। इसका मतलब क्या होता है लाइटिक स्टेज और लाइसोजेनिक, ये हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन चाहे साइकिल चाहे लाइटिक हो या लाइसोजेनिक हो, दोनों के अंदर कुछ स्टेजेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ये दोनों ही दो स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस प्रोसेस जो होता है, इन्फेक्शियस प्रोसेस का मतलब है ये बैक्टीरिया है, सही है, और ये वायरस है। तो ये बैक्टीरिया वायरस तक ये वायरस जो है बैक्टीरिया को अप्रोच करता है, इसके साथ अटैच होता है और अपना अपना जो इसका डीएनए है वो इंजेक्ट करता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस का मतलब है इसने अटैक किया है। तो जो इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है, इसमें तीन चीजें शामिल है। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब है ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ हो चुका है अटैच। दिस इज द एब्जॉर्प्शन। यानी कोई भी चीज जब सरफेस के अंदर चली जाती है ना, तो वो एड्सॉर्प्शन कहलाती है। देखो, एक होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सिस्टम के अंदर चले जाना, और एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि सिस्टम के सरफेस के अंदर चले जाना। सिर्फ सरफेस के अंदर जाना, सिस्टम के अंदर नहीं जाना। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में यही मतलब है कि भाई ये जो पहला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाएगा अटैच। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। सेकंड है हमारे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है बैक्टीरिया की सेल वॉल की लाइसिस करेगा और अपना जीन कोर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट करेगा, यानी अपना पहले ट्यूब इंजेक्ट करेगा और उसके बाद जो है थर्ड है जीन इंजेक्शन, यानी उसके बाद जो इसका जीन है, जो इसका डीएनए है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ तक का जो स्टेज होता है वो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों में होता है कॉमन। लेकिन जो सेकंड स्टेज है रेप्लिकेशन। अब भाई जीन अंदर चला गया, जीन की रेप्लिकेशन होगी होस्ट बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ये जो है ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ दोनों चीजें दिखाई हैं, यानी लाइटिक साइकिल के अंदर भी क्या क्या चेंजेस होंगी, क्या क्या चीजें होंगी रेप्लिकेशन के दौरान, और लाइसोजेनिक साइकिल में भी क्या क्या होंगी, वो चीजें यहाँ पर दिखाई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत रफ सी डायग्राम बनाई है। सही, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी, बट स्टिल इट्स अ रफ डायग्राम। देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको ये वायरस है। दिस वन इज वायरस जो कि बैक्टीरिया सेल की तरफ जा रहा है। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज होता है एड्सॉर्प्शन। ये वायरस ने क्या किया? बैक्टीरिया को अप्रोच किया और जाने के बाद इसके सरफेस के साथ हो गया अटैच। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर स्पाइक पिन मौजूद होते हैं जिनके जरिए से वो बैक्टीरिया के साथ हो जाता है अटैच। तो ये हो जाएगा टेल पिन के जरिए से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस टेल पिन के जरिए से ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये यहाँ पर हो चुका है अटैच, यानी बैक्टीरिया सेल के साथ हो चुका है, बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ अटैच हो चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद होगी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? पेनिट्रेशन के प्रोसेस में आपको सिखाया था कि इसके बैक्टीरियोफेज की जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है, जिस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। इस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम करता है ये है कि यहाँ से सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। यानी इतना देखो, यहाँ पे इस जगह पे आप देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये सेल वॉल की हो रही है डाइजेशन, यानी सेल वॉल की लेयर, यानी सेल वॉल को यानी यहाँ पे खड्डा खोदना शुरू कर देता है। सेल वॉल की यहाँ से लाइसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी लेट सपोज जिस पार्ट पे अटैच है उस पार्ट का सेल वॉल जो है वो हटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेल वॉल हटना शुरू होगा, सही है, जैसे ही सेल वॉल हटना शुरू होगा, तो इसका जो शीत होता है, इसके कॉलर के साथ जो शीत होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से जो ट्यूब लगी हुई होती है, जो स्ट्रक्चर में सिखाया था आपको, वो ट्यूब जो है इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, यानी शीत इंजेक्ट होगी और वो जो है जैसे होता है ना इंजेक्शन के अंदर, इंजेक्शन है, लेट सपोज के इंजेक्शन है, ये सिरिंज है। और पहले क्या करते हैं? पहले करते हैं कि
पहले क्या किया, सिरिंज को आर्म्स में घुसाकर वैक्सीन लगवाई हो, या कभी कोई भी सिरिंज इंजेक्शन लगाया हो, तो पहले क्या होता है, ये जो सुई होती है ये आपकी स्किन के अंदर जाती है। तो इसी तरह से ये टेल इसके अंदर जो ट्यूब है ये बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया। फिर जब यहाँ से इसको प्रोपेल करेंगे, ये प्रोपेलर कहलाता है, जैसे इसको प्रोपेल करेंगे तो क्या होगा, अंदर जो मेडिसिन था वो पूरा इस सिरिंज के जरिए से होता हुआ अंदर चले जाएगा। तो इसके बाद ये जो अगला फेज होता है जीन इंजेक्शन, यानी जब ये शीट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर का जो डीएनए है, ये कॉलर जो होता है ना, ये कॉलर ओपन होता है, ये कॉलर अंदर से हॉलो होता है। तो होता ये है कि जो बैक्टीरियोफेज का के हेड के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो इस कॉलर के जरिए से आ जाता है इसके बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ तक का जो फेज था, दिस फेज इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस प्रोसेस या इन्फेक्शियस फेज, जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन हुई, पहले एड्सॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन के बाद जीन इंजेक्शन हो गई। अब जीन चला गया है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। नाउ द सेकंड फेज इज रेप्लिकेशन इन होस्ट। तो रेप्लिकेशन की जो मेथड होता है ना, वो दोनों में अलग अलग होता है, दोनों में यानी लैक्टिक साइकिल में अलग होगा और लाइसोजेनिक साइकिल में अलग होगा। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर इसी तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया, ये वाला जो फेज है, ये वाले, इस वाले को देखना है, इस वाले को। तो ये फेज वायरस ने अपना डीएनए जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद जो है, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, सबसे पहली अच्छा, इस स्टेज को इस वक्त यहाँ पर इग्नोर करना है, यानी इस स्टेज के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेज आपने फॉलो अप करना है, ये लाइसोजेनिक का स्टेज है। सही है। अच्छा, अब जरा समझना है इस चीज को। सबसे पहले यहाँ पे लाइसोजेनिक के अंदर जो बैक्टीरिया का जीन होता है और जो बैक्टीरियोफेज का जीन होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो बनता है मास्टर और स्लेव का रिलेशन। मास्टर और स्लेव, मास्टर और स्लेव का मतलब है, मास्टर ऑर्डर देता है और स्लेव उसकी बात मानता है, जो गुलाम होता है वो उसकी बात मान रहा होता है। तो यहाँ पे जो मास्टर है वो कौन है, वो इसका जो डीएनए है, वायरस का डीएनए है ये है, और जो स्लेव है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। तो होता क्या है, जैसे इसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट किया, तो बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है ये फौरन से क्या होता है, बैक्टीरिया के डीएनए को डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया यानी इसका जो पूरा कोर होता है, मैंने आपको सिखाया था कि इसका जो बैक्टीरिया का जो पूरा कोर होता है वो इंजेक्ट होता है, बैक्टीरिया का पूरा कोर इंजेक्ट होता है। इस कोर के अंदर दो चीजें होती हैं, इसका डीएनए भी होगा और इसके अंदर इसके लिए नेसेसरी प्रोटीन, इसके लिए नेसेसरी जो एंजाइम चाहिए वो भी होंगे। तो इसके इन्हीं के एंजाइम में से एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनएस। डीएनएस, ये डीएनएस क्या करता है, ये डीएनएस करता ये है कि ये बैक्टीरिया की ये जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी लाइसिस करवाना शुरू कर देता है। सही है। ये डीएनएस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस करवाना शुरू कर रहा है। ये डीएनएस है, ये एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस करवाना, सॉरी सेल की नहीं, बैक्टीरिया के डीएनए की लाइसिस, यानी बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म करना शुरू कर देता है। अब जब बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो रहा है तो जो वायरस का डीएनए है ये इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और कंट्रोल में लेने के बाद जो है क्या करता है, ये अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, और इसी के साथ साथ ये अपने प्रोटीन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है। यानी अब क्या करेगा ये प्रोटीन की, यानी इसने क्या किया, पहले इसको कंट्रोल में लिया, कंट्रोल में लेने के बाद इसने क्या किया, इसी के अंदर रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। रेप्लिकेट होने के साथ साथ फिर ये क्या कर रहा है, फिर कर ये रहा है कि ये अपनी मर्जी का प्रोटीन, यानी जो वायरस के लिए नेसेसरी था, क्योंकि इसका वायरस का डीएनए है और इस डीएनए के अंदर वही कोड है जो इस वायरस की प्रोटीन का है, तो उन प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। जब ये वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा तो उसमें आपके पास इसका कैप्सिड भी बनेगा, इसकी टेल भी बनेगी, टेल फाइबर्स भी बनेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसके बाद जो अगला स्टेज होता है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद इसी बैक्टीरिया के सेल में वो होता है पार्ट्स असेंबली का। पार्ट्स असेंबली को हम मैच्योरेशन भी कहते हैं, पार्ट्स असेंबली को हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है, मैच्योरेशन में होता ये है कि अच्छा, होता ये है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो होता है ये इनकोड हो जाए, ये कवर हो जाता है किसके, इसके कैप्सिड के अंदर, यानी ये जो कैप्सिड जो इसने बनाया है ये डीएनए को कवर करना शुरू कर देगा, और इसी के साथ साथ फिर टेल आके अटैच होगा, टेल फाइबर्स आके अटैच हो जाएंगे और पूरा बन जाएगा बैक्टीरियोफेज का वायरस। सही। और इसी के साथ साथ फिर क्या होगा, फर्दर ये क्या करेंगे, ये क्या रिलीज करेंगे, ये लाइसोजाइम रिलीज करेंगे जो कि इस बैक्टीरिया के सेल को कर देगा, बैक्टीरिया के सेल को खत्म कर देगा। जैसे ही बैक्टीरिया का सेल खत्म होगा, ये बैक्टीरिया का सेल बाहर से मॉइस्चर, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करने से बैक्टीरिया का सेल हो जाएगा ब्रस्ट। जैसे ही बैक्टीरिया का सेल ब्रस्ट होगा, सारे के सारे वायरस आ जाएंगे बाहर, वायरस बाहर आके नए बैक्टीरिया के सेल को अटैक करेंगे, और इसी तरह से ये काम चलता रहता है। तो तकरीबन वायरस को करने के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस जो होता है 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, और 20 से 25 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया के सेल से तकरीबन 200 बैक्टीरियोफेज वायरस निकल रहे होते हैं।
सही है। तो ये इस तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। लेट्स सपोज कि एक अकेला वायरस आया था, उसने 20-25 मिनट के अंदर 200 वायरस एक बैक्टीरिया के अंदर बना लिया। अब ये 200 वायरस अलग 200 बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, उस तब से इसी तरह से बहुत तेजी से इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को अगर हम फर्दर आगे के प्रोसेस को अगर हम देखें, लाइटिक साइकिल के बाद जो है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो बनता है होस्ट और गेस्ट का रिलेशन। सही है, होस्ट और गेस्ट का रिलेशन बनता है। अच्छा, होस्ट और गेस्ट का रिलेशन बनता है, इसका मतलब है बैक्टीरिया का सेल वॉल इसको रहने की, बैक्टीरिया का सेल जो इसको रहने की जगह देता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए ये इसके अंदर आराम से रह रहा होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे ही इसने क्या किया, इसने अपने डीएनए को इंजेक्ट किया। डीएनए को इंजेक्ट करने के बाद जो है ये क्या करता है, लाइगेज एंजाइम के जरिए से इसके साथ हो जाता है कनेक्ट। सही है। लाइगेज एंजाइम के जरिए से इसके सेल के साथ बैक्टीरिया, सॉरी सेल कह रहा हूँ बार बार, इसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हो जाएगा कनेक्ट और ज्वाइंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसमें रेप्लिकेशन होगी ना, तो रेप्लिकेशन होगी तो इसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता जाएगा। यानी अब जो बैक्टीरिया के सेल के डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर जो नया नया डीएनए बन रहा है, उस डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी शामिल है। तो ये फेज, ये प्रोसेस, ये कहलाता है हमारे पास लाइसोजेनी। ये कहलाता है लाइसोजेनी। यानी जिसमें बैक्टीरिया का वायरस क्या कह रहा हूँ यार, बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए ये दोनों चीजें साथ साथ डिवाइड हो रहे होते हैं। सही है। इसके बाद जो है अब होता यह है कि ये लाइसोजेनिक जो है का लाइटिक में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। सही है। कब कन्वर्ट हो सकता है, जब ये इसको एडवर्स कंडीशन मिलेगी। तो जब एडवर्स कंडीशन मिलेगी तो इसमें हो जाएगी इंडक्शन। यानी क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था ये वायरस के डीएनए को छोड़ देगा, बैक्टीरिया के डीएनए को छोड़ देगा, और फिर उसके बाद ये खुद कंट्रोल हासिल कर लेगा। यानी बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। यानी ये किस वजह से हो सकती है, ये डेसिकेशन की वजह से हो सकती है। यानी वाटर की जब कमी हो जाए उस वक्त ऐसा हो सकता है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस था, वो लाइसोजेनिक फेज में था और डेसिकेशन हो गई, और या फिर वाटर की कमी हो गई, यानी वेटनेस हो गई, तो उस वजह से जो है ड्राइनेस हो गई। तो उस वजह से जो है इसने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल को लाइस करना शुरू कर दिया। यानी अब लाइटिक फेज में चला गया, या तो फिर किसी रेडिएशन से एक्सपोज हो गया, या किसी भी म्यूटेजन से एक्सपोज हो गया, जिसमें म्यूटेशन की वजह से ये जो लाइसोजेनिक है ये स्टॉप हो जाती है, और फिर लाइटिक साइकिल इसी तरह से दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास साइकिल होती है लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की। अच्छा, ये कुछ चीजें थी। अच्छा, अब इसके बाद हमें एक एक चीज और पढ़नी है, बैक्टीरिया का जो फेज वायरस है, यानी बैक्टीरियो फेज वायरस है, इसके यूज क्या क्या है। सो बैक्टीरियो फेज वायरस के ना मल्टीपल यूजेस हैं जो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्या क्या यूजेस हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बैक्टीरियो फेज वायरस को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूजेज ऑफ बैक्टीरियो फेज। यानी बैक्टीरियो फेज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। देखो, सबसे पहला जो यूजेज है, आपको पता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी क्रिएट करने में इसको यूज किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी, यानी अपनी मर्जी का डी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का क्या करते हैं हम, ये यूं यूज करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अपनी मर्जी का जीन इंजेक्ट करना है, तो एक तो मेथड होता है हमारे पास प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड के जरिए से इंजेक्ट करते हैं। दूसरा मेथड होता है हम बैक्टीरियोफेज वायरस के जरिए से अपनी मर्जी का डीएनए बना के बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सही है, जो कि लाइसोजेनिक फेज में रहता है बैक्टीरिया के साथ, जो कि बहुत आसान होता है हमारे लिए करना। तो ये हो गया हमारे पास, एक मेथड हो गया हमारे पास जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का। सेकंड जो मेथड होता है हमारे पास, सेकंड वो क्या है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बाद, यानी फेज थेरेपी। फेज थेरेपी के लिए बहुत अच्छा वायरस होता है फेज थेरेपी। यानी इसका मतलब है ये एंटीबायोटिक से काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है बैक्टीरियोफेज की वो काफी नैरो होती है। यानी ये सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही किल करता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कुछ समटाइम ऐसा भी होता है, हम इसमें कुछ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम इसको ऐसा बना देते हैं कि ये सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही अटैक करे। सही, अब कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो एक बहुत लंबी डिटेल है, हम यहाँ पर अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फेज थेरेपी के जरिए से हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देने की जगह, एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, एंटीबायोटिक हमारे जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें फायदा दे रहे होते हैं, उनको भी किल करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है, ये फेज थेरेपी के जरिए से, फेज थेरेपी से ये होता है कि फेज थेरेपी जब बैक्टीरियोफेज जाएगा तो बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करेगा, दूसरे यानी सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करेगा, गुड बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। और इसके अलावा ऐसा जिसके साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक के मुकाबले में भी कम होते हैं। जो तीसरा हमारे पास एडवांटेज है वो है हमारे पास हम क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन बनाते हैं। हम बनाते हैं एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन का, यानी नैनो मेडिसिन का मतलब है जिसका टारगेट साइट को स्पेसिफिक हो, यानी जो मल्टीपल टारगेट पे एक्ट नहीं करे। तो हम क्या करते हैं, हमारा असल मकसद क्या होता है, हमारा असल मकसद ये होता है कि हम बना रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स बना रहे होते हैं। ये ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स का मतलब ये होता है बेटा कि ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, सही है। इसका मतलब ये होता है इसमें होता ये है कि ड्रग डिलीवरी व्हीकल का मतलब है हमने बॉडी में कोई ड्रग इंजेक्ट की और हमारा स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कि भाई कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा ड्रग जो हमारे जो मेडिसिन है वो जाके सिर्फ उसी टारगेट पे एक्ट करे, इधर उधर ना जाए। तो ये इस तरह की जो हमारे पास मेथड होता है ना, ये कहलाता है ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। यानी इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ ये जो बैक्टीरिया फेज वायरस है ना, ये इसी के तौर पे एक्ट करता है, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स के फॉर्म पे एक्ट करता है, क्योंकि ये है नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ये अपने स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर एक्ट करेगा और इधर उधर एक्ट नहीं करेगा। सही है, तो इससे साइड इफेक्ट जो होते हैं कम आ जाते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब ही होता है, साइड इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी मेडिसिन का कोई साइड रिएक्शन भी है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है तो वो साइड इफेक्ट कॉज करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जरिए से ऐसे ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स बनाते हैं जो कि अपने टारगेट के ऊपर ही एक्ट करते हैं, इधर उधर एक्ट नहीं करते। जिससे क्या होता है, जिससे होता है ये है कि साइड रिएक्शन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और एफिशिएंट जो है, एफिशिएंट हमारे पास जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो आ रहा होता है। तो ये हम काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे की कहानी हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और बच्चों पिछली वीडियो जो थी जिसमें आपको समझाया था, जिसमें आपको बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल समझाई थी। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में आपको समझाया था कि किस क्या स्टेजेस होते हैं और उसके दो ये बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एचआईवी की लाइफ साइकिल को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। इसके जो स्टेजेस होते हैं तकरीबन उसी तरह के स्टेजेस एचआईवी की लाइफ साइकिल में भी होते हैं। तो देखो भाई, दो स्टेजेस पे ये मुश्तमिल था। पहला स्टेज था इन्फेक्शियस प्रोसेस, जिसमें वो जो वायरस था अपने होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया पे जाकर अटैच हो रहा था। तो उसके तीन पार्ट्स थे। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब था अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब था वो जो अपना कोर इंजेक्ट कर रहा था। और फिर जीन इंजेक्शन का मतलब था अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बताया था कि जब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक था लाइटेक साइकिल और एक था लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटेक साइकिल में था कि अगर वायरस जो है वायरुलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, बैक्टीरिया के सेल को डिस्क्राइब कर रहा है, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये लाइटेक साइकिल है। लेकिन अगर उसके साथ मिलके रह रहा है और उसी के साथ रेप्लिकेट कर रहा है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है। तो बच्चों इसी तरह से कुछ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एचआईवी की लाइफ साइकिल को। देखो एचआईवी का जो होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, एचआईवी का जो होस्ट होता है वो होता है हमारे पास टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होता है जिसको हम सी डी फोर सेल्स भी कहते हैं, जिनको हम सी डी फोर सेल्स भी कहते हैं। और इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं हम उनको कहते हैं सी डी फोर रिसेप्टर। अच्छा बेटा, अब होता यह है कि वायरस की स्ट्रक्चर आपको समझाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर वायरस की स्ट्रक्चर समझाई थी कि भाई देखो वायरस का कैप्सिड होता है,
कैप्सिड के अंदर वायरस का जीनोम होता है, यानी उसका आरएनए होता है। एचआईवी का स्ट्रक्चर समझाया था, और उसके बाहर एक प्रोटीन लिपिड की कवरिंग होती है, फॉस्फोर लिपिड की कवरिंग होती है, यूं समझ लो लिपिड का कैप्सूल होता है। और उस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके जरिए से ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पाइक्स की मदद से वो अपने होस्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इन स्पाइक्स को हम नाम देते हैं GP120। सही है जी। अच्छा, अब क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टेज क्या होता है, अब हम जरा इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं कि किस तरह से। पहला स्टेज आपको पता है, पहला स्टेज इन्फेक्शियस प्रोसेस का होता है। तो इन्फेक्शियस प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले होता है बाइंडिंग। सबसे पहले वायरस जो है अपने GP120 के साथ इस लिम्फोसाइट के CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ये CD4 रिसेप्टर दिखाया है, इसके साथ जो है ये देखें, ये जो बैक्टीरिया HIV वायरस है, ये अपने GP120 के साथ यहाँ पर बाइंड कर रहा है। जब इसके साथ बाइंड करता है, तो उसके बाद सेकंड स्टेज ये होता है कि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए से ये अपना कैप्सिड जो है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से इसका जो अंदर जो कैप्सिड था, वो कैप्सिड जो है ये हम T4 सेल के अंदर या CD4 सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। जब वो इंजेक्ट कर देगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए से, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये आएगा अंदर, तो ये हो गया यहाँ पे इन्फेक्शियस प्रोसेस। इसके बाद जैसे ही इसका कैप्सिड आएगा, इसकी अनकोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अनकोटिंग का मतलब ये होता है कि इसका कैप्सिड हो जाएगा रिमूव, और इसका आरएनए जो था अंदर, वो आरएनए आ जाएगा बाहर। सही है, कैप्सिड रिमूव हो गया, आरएनए आ गया बाहर। अब ये जो आरएनए है ना, आरएनए यहाँ पे होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको अच्छी तरह से पता है, रिवर्स रीट्रो वायरस है ये। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, नॉर्मली डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर। इसके लिए एक एंजाइम मौजूद होता है, जिसका नाम देते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो आरएनए से बना लेता है डीएनए का स्टैंड, और डीएनए के स्टैंड में फिर उसके बाद यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं cDNA का, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। सही है, cDNA, दिस इज द cDNA। अच्छा, ये cDNA बन गया। इसके बाद ये cDNA कहाँ जाता है, ये cDNA जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो CD4 का जो एक्चुअल डीएनए था, उसके साथ हो जाता है मर्ज। तो यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेस, जिसका हम नाम देते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ये इंटीग्रेज एंजाइम के साथ मिलकर, इनकॉर्पोरेट होकर, ये दोनों के डीएनए को मिला देता है। यानी लेट्स सपोज कि अगर ये होस्ट का डीएनए था, सही है, ये होस्ट का डीएनए था, और पीछे से आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। सही है, लेट्स सपोज कि यहाँ से बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए आ गया, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के साथ हो जाएगा मर्ज। सही है, इसको मिला देगा। अब जब बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ इसका डीएनए मर्ज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कंट्रोल होगा बैक्टीरियोफेज वायरस के हाथ में। सॉरी, बैक्टीरियोफेज कह दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कंट्रोल होगा एचआईवी के हाथ में। ये देखो, ये मिल गया इसका डीएनए। अब ये जो डीएनए बना है ना, ये जो मर्ज होने के बाद, इन दोनों की मर्जिंग से जो ये जो डीएनए बना है, ये वाला, ये कहलाता है प्रो वायरस। ये कहलाता है प्रो वायरस। इस वक्त जो है ये एचआईवी का जो डीएनए है, ये CD4 के डीएनए को कर चुका होता है कंट्रोल। अब ऑब्वियसली जब ये डीएनए को कंट्रोल कर देगा, तो ये दो तरह के एमआरएनए बनाएगा। एक बनाएगा, एक एमआरएनए बनाएगा जीनोमिक एमआरएनए। सही है, जो इसका जीनोम होगा, जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए बनाएगा, और दूसरा बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, इस एमआरएनए के अंदर वो कोड्स होंगे जिसके अंदर, जो कि वायरस को चाहिए। इस एमआरएनए के अंदर देखो भाई, ये जो डीएनए बन चुका है, ये जो प्रो वायरस है, ये दो तरह के आरएनए बनाएगा। एक जीनोमिक आरएनए, यानी जो इस वायरस के अंदर आरएनए था वो वाला, और एक बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, जो होस्ट का ही राइबोसोम को यूज करेगा, होस्ट के ही राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन कैसा बनाएगा, वो प्रोटीन जो इसके इस वायरस का स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा, यानी इसका कैप्सिड बनाएगा। सही है, पहले तो ये एक लॉन्ग प्रोटीन बनाता है। सही है, एक लॉन्ग प्रोटीन बनाता है एमआरएनए। ये जो एमआरएनए आया है, ये राइबोसोम से एक लॉन्ग प्रोटीन, लंबा सा प्रोटीन बना लेता है, और फिर इसी वायरस का जो एंजाइम होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीएस, वो उस प्रोटीन को तोड़ देता है, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों से बन जाता है इसका कैप्सिड। ये कैप्सिड बन जाता है, और कैप्सिड के बाद क्या होता है, मैच्योरेशन होती है, यानी कैप्सिड, कैप्सिड प्लस जीनोम,
कैप्सिड प्लस जीनोम, इन दोनों से, यानी ये कैप्सिड क्या करता है, जीनोम को सराउंड कर लेता है और फिर ये क्या बना लेता है, ये पूरा कैप्सिड प्लस जीनोम, ये वायरस अपना पार्टिकल बना लेता है। अब क्या होता है, अब ये जिस तरह से ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से अंदर आया था, अभी एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर निकलेगा ना, तो आपको पता है ये जो इस CD4 का जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड फॉर्म में निकलता है, क्योंकि आपको पता है एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही, यानी कोई पार्टिकल अगर इससे बाहर निकलना चाहता है तो ये सेल मेम्ब्रेन के ही सेल मेम्ब्रेन को ही यूज करके अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसको हम वायरल कैप्सूल कहते हैं। सही है। तो इसका जो कैप्सूल होता है वायरस का, ये हमारे ही यानी CD4 का ही सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको ये सराउंड कर लेता है। और फिर उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके स्पाइक्स बना लेते हैं। सही है। तो इस तरह से वायरस का, HIV का नया पार्टिकल बन जाता है, जो कि नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। सही है। ये तो हमने पढ़ ली लाइफ साइकिल। होपफुली आपको यहाँ तक की बात आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में कुछ छोटी बहुत, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी कि भाई ये किस तरह से, किसने डिस्कवर किया, क्या किया, ये चीजें आप बुक से पढ़ लेना। अच्छा जी, अब कुछ चीजें हैं हमारे पास। एड्स के सिम्टम्स। एड्स के सिम्टम्स के अंदर देखो भाई, एड्स जो है स्टार्ट में एट इनिशियल स्टेजेस, एड्स जो होता है एसिम्टोमेटिक रहता है, एक्यूट रहता है, एक्यूट फॉर्म में रहता है, यानी पता नहीं लगती। ये एसिम्टोमेटिक का मतलब ही नहीं है कि कोई सिम्टम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि आइदर ये एड्स है या कोई नॉर्मल सी बीमारी। तो इस वक्त जो है क्या हो रहा होगा, इस वक्त जो होगा, फीवर्स होंगे। सही है। चिल्स होंगे। सही है, फीवर्स होंगे, चिल्स होंगे, और एशियस होंगे, दर्द होगा बॉडी के अंदर। स्वेलन लिम्फ नोड होंगे, जो लिम्फ नोड है वो जो ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, वो स्वेल कर जाएंगे। इची रैशेस होंगे, रैशेस पड़ेंगे बॉडी में, और जिसमें इचिंग भी होगी, सही वाली, टाइट वाली। अच्छा, इस स्टेज पे भी अगर HIV का टेस्ट करवाया जाएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस स्टेज पे लोग इसको बहुत कॉमनली लेते हैं, बहुत सिंपली लेते हैं, और टेस्ट करवाते नहीं हैं। तो अगर इस वक्त पे भी करवाया जाएगा तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। बट क्रॉनिक स्टेज क्या होगा, यानी इसके बाद अगर इसको सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक स्टेज में। ये जो सिम्टम्स है ना, ये कुछ दिन तक रहेंगे, और 9 मंथ्स के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद जो है ये डिसअपेयर भी हो जाएंगे। डिसअपेयर होने के बाद लगेगा पर्सन के बिल्कुल ठीक हो चुका, लेकिन जब उसके बाद ये चीज़ें, वायरस बॉडी में ट्रांसमिट होता रहेगा, और ये जो है दोबारा से जो सिम्टम्स अपेयर होंगे, क्रॉनिक स्टेज आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स होंगे, नेक और आर्म्स पिट्स पे स्वेलिंग हो जाएगी, इचिंग होगी, रैशेस पड़ जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स में नाइट स्वेटिंग होगी, रात के वक्त पसीना आएगा। सही है। परसिस्टेंट कफ होगा, बहुत कंटिन्यूअसली कफिंग होगी। फ्लू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम हो चुका होता है वीक, क्योंकि ये वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर रहा है। इम्यून सिस्टम हो चुका होता है वीक, तो ये छोटे छोटे से जो छोटे मोटे से वायरस बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम यूं ही उल्टे हाथ से ही मार देता है, तो उसको भी ये मार नहीं पाता। जब मार नहीं पाता तो फिर ये अटैक करते हैं और बॉडी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी भी होना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स इस वक्त अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग सीरियस। अब उसके बाद क्या होगा, अब अगर इस वक्त भी नहीं देखा गया, इस वक्त भी इसको लाइटली दिया गया, तो फुल ब्लोन एड्स में क्या होता है, फुल ब्लोन एड्स में फिर उसके बाद जो है सिम्टम्स आते जाएंगे और परसिस्टेंटली अपेयर होते जाएंगे। वेट, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे, इन सारे सिम्टम्स के साथ वेट भी तेजी से लॉस होना शुरू हो जाएगा, तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। और इस वक्त जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका होगा कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का मतलब है, पहले जो बीमारी जो कि इम्यून सिस्टम के जरिए से आसानी से खत्म हो जाती थी, अब वो बीमारी जो है जोर पकड़ना शुरू कर देंगी और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगी। और इसमें से बहुत सारे फंजाई है, फंगल इन्फेक्शन है, और बहुत सारे वायरल और बहुत सारे दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें से एक एग्जांपल है कैपोसिस सार्कोमा, जो कि स्किन कैंसर है, जो कि बेसिकली अपेयर होना शुरू हो जाएगी, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रोक के रखता है, लेकिन वो इस वक्त जो है अपेयर होना शुरू हो जाएगी, स्किन कैंसर डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज है जो कि उस वक्त तक अपेयर होना शुरू हो चुके होंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज है, नर्वस सिस्टम, आई डिजीज, ये सारी चीजें साथ हो रही होंगी। तो
अब बात ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। देखो बेटा, इसका कोई ऐसा सच ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी करवाई जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करवाई जाती है, और इतनी मैनेजमेंट करवाई जाती है कि अगर इनिशियल स्टेजेस है तो इसको मैनेजमेंट करवाने का मकसद क्या होता है कि भाई वायरस जो अंदर ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोका जाए, और उसकी ट्रांसमिशन को, कि कहीं भाई ये एक बंदा तो इन्फेक्ट हो गया, कहीं दूसरे बंदा इन्फेक्ट, दूसरा कोई पर्सन हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट ना हो जाए, इस चीज़ को रोका जाए। इन दोनों चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, असल मकसद ये है। इसका कोई इलाज तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन इसकी मैनेजमेंट का यही तरीका होता है। और इवन के उस पर्सन को काफ़ी हद तक उस पर्सन को जो है इस वायरस से पूरा क्योर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर्सन की लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा, कि भाई अगर ट्रीट ना किया जाता तो हो सकता है वो जल्दी मर जाता, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए मैनेज करके उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा बेहतर बनाया जाता है। वैसे ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन फिर भी कोशिशें तो हम यहाँ पर करते हैं, जभी तो डॉक्टर बनते हैं। अच्छा भाई, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम एआरटी को यूज करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी करते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, दिस इज बेसिकली अ थेरेपी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सही है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे रहे होते हैं, कोई सिंगल ड्रग में मौजूद नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स के हिसाब से जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उन सिम्टम्स के हिसाब से ड्रग के कॉम्बिनेशन को हम चूज कर रहे होते हैं। सही है। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक, कुछ एंटीवायरल एजेंट्स हैं, जैसे कि जाइडोव्यूडिन के नाम से एक मेडिसिन आती है, जो कि एक्चुअली एजिडोथाइमिडीन है, AZT। उसको हम देते हैं, जो कि इफेक्टिव साबित हुई है अब तक एड्स के अगेंस्ट, अब तक HIV के अगेंस्ट। सही है। तो इस तरीके से हम इसका इलाज कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में होता है कि भाई इसकी प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन करने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं, कि क्या क्या मेजर्स हैं, ये तो बहुत कॉमनली आपको सबको पता होगा, कि भाई कोई यूज सिरिंजेस ना यूज की जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को अच्छी तरह से चेक किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, टूथपेस्ट को शेयर ना किया जाए, ब्लेड्स को शेयर ना किया जाए, टॉल्स को शेयर ना किया जाए, इन सारी चीज़ों को। बार्बर के जब नाई के पास बाल कटवाने जाए, बार्बर के पास बार्बर शॉप में जाए, या लड़कियां अगर सैलून में जा रही हैं, तो उस वक्त जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्किन केयर के रूटीन के वक्त, इन सारी चीज़ों के वक्त जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से किया जाए, इन चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल अपैरेटस को अच्छी तरह से स्टेरलाइज्ड कर दिया जाए। और सेक्सुअली ट्रांसमिशन अगर होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मिशन इसकी ज़्यादा होती है, तो भाई अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो कि एड्स है, उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड किया जाए। अगर मदर जो है क्या कहते हैं HIV पॉजिटिव है, तो वो अपने बेबी को फीड करने से अवॉइड करे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी अननेचुरल रूट से सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से एड्स को कम से कम किया जा सकता है। एड्स जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी को रोका जा सकता है। तो भाई HIV फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, इसके फैक्ट्स जो है अकॉर्डिंग ये बढ़ती हुई बीमारी है। जैसे कि भाई ये मैं वर्बली बता रहा हूँ, सही है। तो इस सच में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लिख नहीं रहा। तो भाई HIV के अगर स्टैट्स को देखा जाए, तो ये चीज़ बेसिकली हर जगह पे अलग अलग स्टैट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं, कि भाई 18.2 मिलियन पीपल जो है उनको जो है उनकी थेरेपी करवाई जा रही थी, जो कि थेरेपी करवा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे 2016 के अंदर, 2015 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, हर जगह नई रिसर्च आई हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो ART ले रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको HIV होती है, वो खुद से तकलीफ सह रहे होते हैं, लेकिन शर्म के मारे और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड के मारे, बहुत सारी चीज़ों से छुपने के मारे बता नहीं रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि HIV एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। सही है बेटा। यहाँ पे जो है ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। इंशाल्लाह इससे आगे के टॉपिक को अगली वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।